सम्मेद शिखर जी विवाद सुलझाने को लेकर गिरिडीह उपायुक्त ने सभी पक्षों के साथ की बैठक। कहा, जारी रहेगी आदिकाल की व्यवस्था। एसडीएम के नेतृत्व में बनेगी कोर कमेटी। और शीतलहर चलने से राज्य में बड़ी कनकनी। कांके और नेतरहाट बना श्रीनगर। 5वीं तक की कक्षाएं 15 जनवरी तक बंद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया। श्री मोदी ने एक संदेश में कहा कि प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर इंदौर पहुंचने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतवंशियों के साथ जुड़ने का यह एक बड़ा अवसर है। ऑनरेबल डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह। भारतीयों की भारत से दूरी भले ही सैकड़ों हजारों किलोमीटर की होगी, पर भारत उनके दिल से दूर नहीं, जो दूर रहकर भी भारत बदलाव की सूरजमुखी यात्रा के भागीदार हैं, जो विश्व में भारत का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज एरो इंडिया 2023 के लिए नई दिल्ली में सिल्वर ओक इंडिया हैबिटेट सेंटर में राजदूतों के गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि एरो इंडिया वास्तव में विमानन उद्योगों में सूचनाओं, विचारों और नए तकनीक विकास के आदान प्रदान के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, एक्सेलेंसी, पार्टनरशिप एंड जॉइंट एफर्ट्स are the two keywords that differentiate India's defense industry partnership with our nations. India does not believe in a hierarchical conception of world order, where few countries are considered superior to others. India's international relations are guided by धनबाद के गोविंदपुर स्थित झारखंड सशस्त्र पुलिस जैप-3 का आज पासिंग आउट परेड समारोह आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। गोविंदपुर स्थित जैप-3 परिसर में आयोजित होने वाले इस समारोह की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इधर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि सरकार नियोजन नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। उन्होंने कहा कि नियोजन नीति लागू नहीं होने से सबसे बड़ा नुकसान शिक्षा विभाग को हुआ है। झारखंड के 35,000 स्कूलों में 50,000 शिक्षकों का पद खाली है। गिरिडीह जिले के डुमरी में कई सड़कों का शिलान्यास के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए कई कदम उठा रही है। तो हमारे गरीब बच्चे सीबीएसई नहीं पढ़ पाते थे। हमने 80 स्कूल बना के तैयार कर दिया है सीबीएसई बोर्ड का, और अप्रैल से सेशन उसका पढ़ाई शुरू होगा। और एकदम पूरा जिस तरह निजी विद्यालय उनसे बढ़ चढ़कर। गिरिडीह स्थित जैन धर्म के सर्वोच्च तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर जी के विवाद को सुलझाने के लिए कल बैठक हुई, जिसमें सकारात्मक निर्णय लिए गए। बैठक में विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा समेत कई अधिकारी और सम्मेद शिखर की धार्मिक संस्थाओं में गुणयातन ट्रस्ट के सुभाष जैन, दीपक मेपानी समेत कई जैन संस्था के प्रतिनिधि शामिल हुए। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि सम्मेद शिखर पार्श्वनाथ को लेकर अब कोई विवाद नहीं रह गया है। उन्होंने बताया कि डुमरी एसडीएम के नेतृत्व में एक कोर कमेटी का गठन किया जाएगा, जो पूरे मामले को देखेगा। बैठक के बाद विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सम्मेद शिखर पार्श्वनाथ में जैन समाज का भी तीर्थ स्थल है, तो आदिवासी समुदाय का मरांग बुरु तीर्थ स्थल भी है। उन्होंने कहा कि बैठक में तय हुआ कि जो व्यवस्था आदिकाल से चली आ रही है वो जारी रहेगी। स्थानीय स्तर पर एक कमेटी बनेगी जिसमें दोनों ही समुदाय से लोग होंगे, और जो सामाजिक संस्थान है उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। और आने वाले दिनों में किसी भी तरह का अगर कोई भी मामला आता है तो सबसे पहले उस कमेटी के संज्ञान में आएगा, और उस कमेटी में चूंकि प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं और दोनों ही संस्थाओं के लोग हैं, तो हमें ये उम्मीद है कि वो कमेटी स्थानीय स्तर पर चीजों के समाधान में सक्षम होगी। और जो बिना बात का जो विवाद था और एक जो मिसकम्युनिकेशन था जो कि देश के विभिन्न राज्यों में था,
वो कम्युनिकेशन या विवाद का जड़ वो मूल तौर पे पारसनाथ में या मधुबन या पीड़िता या गिरिडीह जिले में बिल्कुल भी नहीं था। एक खास बात ये रही कि चूंकि सभी स्टेक होल्डर्स थे, सभी समुदाय के लोग थे यहाँ पे, तो एक सभी लोगों ने अपने भावनाओं को व्यक्त किया और उनकी क्या समझ थी ये पूरे प्रकरण को लेके उनसे एक दूसरे का अवगत कराया। और ये बहुत ही एक अच्छी बात निकल कर आई कि किसी भी तरह की खटास या किसी भी तरह की विवाद लोगों में नहीं पाया गया। और जैसे कि G20 वित्तीय समावेशन से संबंधित कार्यकारी समूह की पहली बैठक आज से कोलकाता में होगी। बैठक में सभी सदस्य देश, आमंत्रित देश और विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा संयुक्त राष्ट्र जैसे आमंत्रित संगठन हिस्सा लेंगे। वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 समूह की बैठक के प्रारंभिक सत्र में वित्तीय समावेश पर भारत की भूमिका को लेकर प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। वहीं डिजिटल वित्तीय समावेशन अवसंरचना पर बल को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। 3 दिवसीय कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के सैकड़ों छात्रों को शामिल करते हुए डिजिटल वित्तीय साक्षरता पर संगोष्ठी, प्रदर्शनियां एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित होंगे। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 177 नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि 221 मरीज स्वस्थ भी हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 2371 मामले सक्रिय हैं। कोविड के खिलाफ कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 2 अरब 20 करोड़ 14 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220 करोड़ 14 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में 10,336 कोविड टीके लगाए गए। आकांक्षी जिला रामगढ़ के किसानों को प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत जैविक खेती का प्रशिक्षण देकर उन्हें इस क्षेत्र में बेहतर करने के लिए गुर सिखाए गए। इस प्रशिक्षण शिविर में 50 किसानों ने हिस्सा लिया। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत कृषि प्रक्षेत्र के विकास के लिए कई पहल हो रहे हैं। झारखंड के आकांक्षी जिला रामगढ़ में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत किसानों को जैविक खेती पर किसानों को 6 दिनों का विशेष प्रशिक्षण दिया गया, जिससे उनमें नई ऊर्जा का संचार हुआ है। सब हम लोग मिलजुल के सर इस काम को कर रहे हैं और ऑर्गेनिक खेती करना है। रासायनिक खेती का आप तो देख ही रहे होंगे दुष्ट परिमाण क्या है। तो हम लोग एगो प्रधानमंत्री खनिज कल्याण क्षेत्र का जो स्कीम है सर, उसी के तहत हम यहाँ पे कार्य शुरू कर रहे हैं। स्वयंसेवी संस्था अवतार डेवलपमेंट फाउंडेशन के द्वारा पतरातू सामूहिक जैविक खेती क्लस्टर समिति के तत्वाधान में आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में 50 से ज्यादा किसानों ने जैविक खेती की ट्रेनिंग ली। बच्चों में भी बहुत तरह की बीमारी आ जाती है, बड़ों का तो छोड़ दीजिए, बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे उनको पावर वाले चश्मे लग जाते हैं और बहुत उनके शरीर में भी वैसा विकास नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीजें जैविक खेती से दूर होंगी और उम्मीद है कि रामगढ़ जैविक खेती में केरा बिहार सबसे उच्च स्थान पर जाए। अवतार डेवलपमेंट फाउंडेशन के डायरेक्टर पवन गुप्ता ने बताया कि यहां से प्रशिक्षण लेकर सभी किसान अपने अपने क्षेत्रों में जैविक तरीके से खेती करते हुए पतरातू एवं रामगढ़ ही नहीं पूरे झारखंड को जैविक खेती में अग्रणी राज्य बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे। जितने भी गाँव के लोग हैं वो भी आकर यहाँ देखें कि यहाँ जैविक खेती कैसे होता है और फिर वो अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग
भी अपने जितना किसी का 5 कट्ठा हो, 10 कट्ठा हो, एकड़ में हो, वो अपना खेती करें। और मेरा ये सोच है कि केवल कैरा विहार ही नहीं, केवल पतरातू प्रखंड ही नहीं, पूरा रामगढ़, मेरा पूरा झारखंड जैविक में हो। आकांक्षी जिला कार्यक्रम से अन्नदाताओं को भी कृषि क्षेत्र में नए प्रयोगों को आजमाने का मौका मिल रहा है। रासायनिक खेती के दुष्परिणामों को देखते हुए जैविक खेती का यह विचार कृषकों के बेहतर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने वाला हो सकता है, जिससे उन्हें आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। नदी में चलने वाला क्रूज जहाज MV गंगा विलास वाराणसी से शुक्रवार को अपने पहले सफर पर रवाना होगा। इस दौरान वह 3200 किलोमीटर से अधिक की यात्रा का लंबा सफर तय करेंगे। जिंदगी एक सफर है और उस सफर पर हर कोई चलता है, मगर कुछ सफर खास बन जाते हैं, जैसे कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज जर्नी, जो कि 3000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा तय करेगी। वाराणसी से चलते हुए बांग्लादेश के रास्ते होते हुए यह असम तक पहुंचेगी। और इस पहल को सफल बनाया मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने, जिसको आसान किया भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल ने, जिसके तहत यह क्रूज बांग्लादेश के निश्चित मार्गों से बिना किसी बाधा के पारगमन कर सकेगा। केंद्र सरकार ने बांग्लादेश सरकार के सहयोग से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच वाटरवे लिंक स्थापित करने पर भी काम किया। गंगा विलास एक अत्याधुनिक लग्जरी क्रूज जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अतुलनीय भारत को साकार करने की ओर एक नया अध्याय लिखने वाला है। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज पर स्थापित गंगा विलास 51 दिनों में 3000 की अधिक दूरी तय करेगा। इसके बाद 15 दिनों तक क्रूज यात्रियों को बांग्लादेश के तमाम हेरिटेज से रूबरू कराएगा और अंत में गुवाहाटी के रास्ते क्रूज भारत में प्रवेश करेगा और शिव सागर होते हुए डिब्रूगढ़ पहुंचकर अपने खूबसूरत सफर की मंजिल तक पहुंचेगा। क्रूज अपने इस सफर के दौरान यात्रियों को गंगा, भागीरथी, हुगली, मेघना और कई अन्य नदियों के किनारों पर फैले 40 प्रतिष्ठित स्थलों पर ले जाएगा। गंगा विलास पर्यटकों के लिए एक नायाब पहल है, जिसके माध्यम से लोग जलमार्ग से जुड़े आकर्षित करने वाले मनोरम दृश्य से रूबरू हो पाएंगे। साथ ही कई महत्वपूर्ण हेरिटेज को देख पाएंगे और पर्यटकों द्वारा की गई खरीदारी से लोगों के आर्थिक विकास में भी वृद्धि होगी, जिससे उनका सफर न भूलने वाला साबित होगा। 13 जनवरी 2023 काशी से, वाराणसी से एक क्रूज जा रहा है जो 3200 किलोमीटर लंबे वाटरवे से होते हुए बांग्लादेश से होते हुए डिब्रूगढ़ तक पहुंचेगा। ये पूरे विश्व में अपनी तरह का अभूतपूर्व क्रूज होगा। रांची के मोरहाबादी मैदान में 28 दिसंबर से चल रहा राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव का समापन हो गया। समापन समारोह में राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड एवं ग्रामीण विकास विभाग और सरकार के संयुक्त प्रयास से आयोजित इस राष्ट्रीय महोत्सव के आयोजन की सराहना की। 12 दिनों तक चले खादी एवं सरस महोत्सव के समापन के दौरान राज्यपाल रमेश बैस भी पहुंचे। उन्होंने इसके लिए आयोजकों को बधाई दी और कहा कि झारखंड हर कला में निपुण है। राज्यपाल ने कहा कि इस तरह के आयोजन और ज्यादा होने चाहिए। झारखंड हर कलाओं में निपुण है। काफी हमारा ऊपर जमीन के ऊपर देखें, जमीन के नीचे देखें, काफी समृद्ध प्रदेश है। ऐसे और भी कार्यक्रम आयोजित करके कलाकारों को प्रोत्साहन देना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि इस तरह के मेले से शिल्पकारों को एक बड़ा मंच मिलता है, साथ ही साथ एक दूसरे से मिलने और जानने का भी यह एक अवसर है। जो शिल्पकार है, जो कुछ सामान बनाते हैं, वो अपना सामान को बाजार में कैसा बेचे इसकी चिंता उनको रहती है। और कई लोगों को मालूम नहीं होता कि ग्रामीण क्षेत्रों के कलाकारों के द्वारा क्या क्या बनाया जाता है। यह खाली झारखंड नहीं और दूसरे प्रदेशों से भी आए कलाकारों के साथ जो स्टॉल लगाए गए थे, उनसे दूसरे प्रदेश में भी क्या क्या शिल्पकार हैं यह भी जानकारी मिलती है। यह एक दूसरे से मिलने का और एक दूसरे को पहचानने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। उन्होंने मेले में बने गांधी संग्रहालय का भी जिक्र किया। श्री बैस ने कहा कि यह संग्रहालय गांधी जी के पूरे जीवन को समझने का मेले में एक बेहतर जरिया भी बना। और इस चित्र को देखने के बाद जनता
किस माहौल में गांधी जी ने काम किया और आज देश आजाद हुआ, उसको पूरा चित्रण किया गया है। अंतिम दिन विभिन्न स्टॉलों को सम्मानित भी किया गया। राज्यपाल ने मेले में आए लोगों से संवाद भी किया। कैसा लगा मेला? सर बहुत अच्छा लगा। कुछ खरीदे नहीं खरीदे? सर अभी खरीद रहे हैं। अच्छा, खरीद रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक मेले में 350 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए थे, जहां 5.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ। कई सरकारी स्टॉल भी लगाया गया था, जहां लोगों को जागरूक किया गया। हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए लोगों का मनोरंजन भी हुआ। 12 दिनों तक चले राष्ट्रीय खादी सरस महोत्सव का समापन हो गया। इस दौरान झारखंड वासियों ने जमकर इस मेले का लुत्फ उठाया और कोरोना काल के 2 साल बाद जब ये मेला लगा तो निश्चित तौर पर इसको लेकर लोगों को इंतजार भी था और लोगों ने यहाँ जमकर खरीदारी भी की। अपने सहयोगी अवधेश गौतम के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 27 जनवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ संवाद करेंगे। बहुत होपलेस थी और बहुत डिजेक्टेड रहती थी जब परीक्षा पे चर्चा पे जाने से पहले, बट जब मैं वहाँ गई और जब मैंने प्रधानमंत्री सर के जब टिप्स सुने तो मैं काफ़ी, मेरा जो कॉन्फिडेंट था वो काफ़ी बूस्ट हुआ था। प्रधानमंत्री सर ने अपनी लाइफ को हमारी लाइफ सिचुएशन से बहुत कनेक्ट किया और हमें बहुत सारे टिप्स दिए कि कैसे आप सक्सेस के पीछे मत भागिए, बट जब आपके लाइफ में कोई फेलियर आ रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो आप उसे भी कैसे टैकल कर सकते हो। हम मोदी जी को यही चाहते हैं कि ऐसे कार्यक्रम चलाते रहें और सब बच्चों के लिए और सबके लिए सब कुछ अच्छा हो। और ऐसे प्राइम मिनिस्टर कम ही होते हैं। हमने तो अपनी लाइफ में पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर देखे जो सबके बारे में जानकारी और सब कुछ लेते हैं। ये ऐसे हमने कम ही देखे, हमने तो अपनी लाइफ में देखे नहीं ऐसे प्रधानमंत्री। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी परीक्षा पर चर्चा हमेशा करते हैं और करते आ रहे हैं और उनसे भी हमें बहुत सारी चीज़ें सीखना है, प्रेरणा लेना है और हमें अपने विषय पर हमेशा पूरी तैयारी करना है, सिलेबस को पूरा तैयार करना है, विषय के साथ साथ छोटे छोटे टारगेट लेकर पढ़ाई करना है, टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करना है और अपने आप को हमेशा उत्साहित रखिएगा। उत्साहित जब रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप हर विषय पर आप अपनी पूरी तैयारी कर पाएंगे। जैसे मैथ विषय में आप प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। आकांक्षी जिला गढ़वा के गरीब तबके के लोगों का राधा लक्ष्मी ट्रस्ट द्वारा राधिका नेत्रालय चिरौंजिया में निःशुल्क ऑपरेशन किया जा रहा है। अब तक जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए 1200 रोगियों का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया जा चुका है। डॉक्टर सुशील कुमार ने बताया कि जिले के कोई भी मोतियाबिंद से ग्रसित मरीज यहां आकर अपनी आंखों का निःशुल्क ऑपरेशन करा सकते हैं। निःशुल्क ऑपरेशन अभियान 31 मार्च तक जारी रहेगा। झारखंड राज्य का गढ़वा जिला गरीबी से ग्रसित होने के कारण केंद्र सरकार के द्वारा आकांक्षी जिला में घोषित है। यहाँ के लोग जो गरीबी के कारण मोतियाबिंद से ग्रसित हैं और बाहर जाकर नहीं करवा पा रहे हैं, वैसे लोगों के लिए राधा लक्ष्मी ट्रस्ट के द्वारा राधिका नेत्रालय चिरौंजिया मोड़ गढ़वा में निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जा रहा है। गुदरमा से आया हूँ। मेरी मम्मी को 3 साल से आँख में मोतियाबिंद था, तो उसके मैं जांच कराने यहाँ आए थे, तो उनका बाएं आँख में जो है ऑपरेशन के लिए दिया गया, तो डेट 8 तारीख को दिया गया था, तो मैं लेकर के आया हूँ। नाम भिखारी राम। हमको आँख में नहीं सूझ रहा था, यहाँ हम आँख बनवाए हैं, लेकिन आज 15 दिन के बाद आज 3 चेक कराने आए। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिले शीतलहर की चपेट में हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान कांके और नेतरहाट का न्यूनतम पारा गिरकर 1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। वहीं मैकलुस्कीगंज का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार 12 जनवरी तक सुबह में धुंध और बाद में आसमान मुख्यतः साफ रह सकते हैं एवं मौसम शुष्क रहेगा। इधर राज्य में बढ़ी ठंड को देखते हुए 5वीं तक की कक्षाएं 15 जनवरी तक बंद कर दी गई हैं। देश के उत्तर पश्चिमी भागों में शीतलहर जारी है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तरी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड कड़ाके की सर्दी की चपेट में है। की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है।
दिल्ली की सर्दी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में भी हालात खराब हैं। दिल्ली समेत यूपी और बिहार समेत कुछ राज्यों ने स्कूलों को 15 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया है। मौसम विभाग ने कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे को लेकर नया अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिन कोहरा बेहद घना रहेगा, यानी कि विजिबिलिटी 0 मीटर हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश में भी कोहरा आने वाले 2 से 3 दिनों तक जमकर कहर ढाने वाला है, जिसके चलते मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। विजिबिलिटी कम होने का असर वाहनों की रफ्तार पर पड़ रहा है। घने कोहरे के कारण रेल, सड़क और हवाई यातायात भी प्रभावित हैं। वहीं कई रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से कई घंटों की देरी से चल रही हैं। रांची के सांसद संजय सेठ ने बाबा विद्यापति स्मारक समिति द्वारा प्रकाशित मिथिला पंचांग सह कैलेंडर 2023 का विमोचन किया। मौके पर मिथिला समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस दौरान संजय सेठ को मिथिला टोपी से सम्मानित किया गया। केंद्र सरकार लगातार लोगों की सुविधाओं का विस्तार कर रही है। लोगों को मुफ्त राशन और अन्य सुविधाओं का लाभ देने के बाद अब दुरुस्त आदिवासी क्षेत्रों तथा सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले 8 लाख से ज्यादा लोगों को डीडी सेटअप बॉक्स बांटने की योजना पर काम कर रही है। हेरिटेज वॉक के आज के सेगमेंट में हम आपको सफर कराते हैं कर्नाटक के बागलकोट जिले में स्थित ऐतिहासिक इमारतों के शहर पत्तदकल का। ये है ऐतिहासिकता और भव्यता को बखूबी प्रस्तुत करता पत्तदकल। ये शहर अपनी सुंदर इमारतों और स्मारकों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पत्तदकल कर्नाटक के बागलकोट जिले में स्थित एक खूबसूरत शहर है, जो विभिन्न ऐतिहासिक स्मारकों का एक समूह है। पत्तदकल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का एक हिस्सा है। यहाँ की ऐतिहासिक इमारतों में 9 हिंदू मंदिर और एक जैन मंदिर सम्मिलित हैं, जबकि इन प्राचीन मंदिरों का महत्वपूर्ण केंद्र विरूपक्ष का मंदिर है, जिसे रानी लोक महादेवी ने 740 ईस्वी के आसपास बनवाया था। द्रविड़ शैली में निर्मित विरूपक्ष मंदिर यहाँ का सबसे बड़ा और सुंदर मंदिर है, जो पत्तदकल के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। ये सभी मंदिर भगवान शिव को समर्पित हैं। आपको बता दें, ऐसा माना जाता है कि पत्तदकल की स्थापना 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के तहत की गई थी।
पत्तदकल नाम का अर्थ है राज्य अभिषेक का स्थान, जिसका इस्तेमाल चालुक्य राजाओं के राज्य अभिषेक समारोह के लिए किया जाता था। ये प्राचीन स्थल विभिन्न राजाओं और राजवंश के शासन का गवाह रहा है, जिसमें संगमा वंश और मुगल साम्राज्य भी शामिल हैं। ऐतिहासिक स्थलों का घर होने के कारण ये स्थान दुनिया भर के पर्यटकों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे नए भारत के निर्माण से जुड़ी अपनी प्रेरक कहानी और उपलब्धि भेजें। आम लोग अपने सुझाव 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड विधानसभा के आगामी बजट सत्र से पहले नई नियोजन नीति राज्य सरकार ले आएगी। युवाओं के लिए नियोजन नीति अहम मसला है। उम्मीद है कि बजट सत्र से पहले नई नियोजन नीति तैयार हो जाएगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आलोक दुबे, लाल किशोर नाथ शाहदेव, राजेश गुप्ता सहित 5 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने की अनुशंसा की है। यह अनुशंसा झारखंड प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति ने की है। अनुशंसा प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को की गई है। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के आह्वान पर शुक्रवार से चल रहा कार्य बहिष्कार 10 जनवरी तक चलेगा। 10 जनवरी की शाम स्टेट बार काउंसिल की बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। धनबाद जिले के तोपचांची थाना क्षेत्र अंतर्गत सुभाष चौक पर बम विस्फोट होने से 5 महिलाओं सहित 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को धनबाद के SNMMCH में भर्ती कराया गया है। देवघर सारवा मुख्य पथ पर मनीगढ़ी के पास कार दुर्घटना में गिरिडीह के रहने वाले विशाल राणा की मौत हो गई। सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र के रजरप्पा में CCL रजरप्पा क्षेत्र के मजदूर नेता रमेश विश्वकर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रमेश विश्वकर्मा अपनी पार्टी कार्यालय में बैठे हुए थे। इसी दौरान अपराधी पहुंचे और उन पर कई गोलियां चला दी, जिससे कि उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। चतरा पुलिस ने करीब 6 किलो ब्राउन शुगर के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान में नए कार्यकर्ताओं का सृजन और अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन रांची में किया गया। मौके पर कुछ नए कार्यकर्ताओं को संगठन में प्रदेश अध्यक्ष की ओर से कुछ दायित्व मनोनीत किया गया। प्रजापति ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय गुमला शाखा के तत्वाधान में प्रभु समर्पण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। बाद में शोभा यात्रा निकाली गई, जो विभिन्न मार्गों का परिभ्रमण करते हुए महेश्वरी भवन पहुंची, जहां मंचीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। दुमका SP कॉलेज मैदान में आदिवासी समुदाय का महत्वपूर्ण पर्व शगुन सोहराय धूमधाम से मनाया गया। आदिवासी छात्राओं ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि DIG सुदर्शन मंडल, जरमुंडी BDO फुलेश्वर मुर्मू, सदर प्रखंड CO यमुना रविदास और प्राचार्य डॉक्टर खीरोधर प्रसाद यादव भी मांदर की थाप पर खूब थिरके। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का किया औपचारिक उद्घाटन। कहा, भारत वंशियों के साथ जुड़ने का यह एक बड़ा अवसर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज धनबाद दौरा। झारखंड सशस्त्र पुलिस टीम के पासिंग आउट परेड समारोह में होंगे शामिल। सम्मेद शिखर जी विवाद सुलझाने को लेकर गिरिडीह उपायुक्त की सभी पक्षों के साथ ही बैठक। कहा, जारी रहेगी आदिकाल की व्यवस्था। SDM के नेतृत्व में बनेगी कोर कमेटी। और शीतलहर चलने से राज्य में बढ़ी कनकनी। कांकेर और नेतरहाट बना श्रीनगर। 5वीं तक की कक्षाएं 15 जनवरी तक बंद।